हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 12 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या उनकी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने क्या किया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज 12B में इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है। अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों? इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन्वर्स प्रोपोर्शनल इफ x मल्टीप्लाई y इक्वल टू k। मतलब कि दो नंबर को मल्टीप्लाई, x और y को मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आए तो वो क्या होते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल 1 मैं आपको एक देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों यहाँ पर क्या x एंड y है। अब यहाँ पर क्या है, ये x1, ये x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आना चाहिए। अब बच्चों जैसे यहाँ पर है x1, ये x1 और y1 को हमने मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 24, तो हमारे पास कितना आएगा, 144। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 48 किया, तब भी हमारे पास 144 आया। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया 144 आया। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 144 आया। तो ये इनको मल्टीप्लाई करने में, एक्स वाई वाली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर अगर सेम नंबर आ रहा है तो वो नंबर क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बच्चों एक्सरसाइज 12B जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप क्लास 8 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में अगर क्लास 6 और क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने पार्ट 1 को उतार लिया है। इसमें क्या है, जो ये हमारा x1 है। अब जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो x1 मल्टीप्लाई y1 इक्वल टू, ये हमारा x2 हो गया मल्टीप्लाई y2 इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3 इक्वल टू x4 मल्टीप्लाई y4। ठीक है, वो होता है हमारा क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल्स होता है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर है जो x1 हमारे पास कितना है, 6 मल्टीप्लाई 9 कितना आया, 54 आया, राइट। उसके बाद हमने 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया, x2 को y2 से किया तो हमारे पास कितना आ गया, 150 आ गया। उसके बाद हम 14 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये 54 है, ये 150 है। अब इससे भी पता चल गया ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है ना, बट आगे आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो 14 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करना है। 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 294 आया। अब हम x4 को भी करके देख लेते हैं। 16 इंटू 24 क्या आएगा, 16 इंटू 24, 4 6 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो हमारे पास आया 384। तो ये 384 है। अब इनमें से जो है कोई भी जो टर्म है आपस में मैच नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं this is not inversely proportional, या वेरिएशन भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन। अगर आप रीज़न देना चाहते हैं तो आप रीज़न भी दे सकते हैं, एज दिस इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शन एज, क्या लिखेंगे, एज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y in each case is different। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी से x एंड y इज नॉट आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग बना सकते हैं, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं जो पार्ट 2 का है उसका जो बॉक्स है उसको उतार लेती हूँ वीडियो पॉज करके।
बच्चों जी मैंने पार्ट 2 को उतार लिया है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, तो यहाँ पर हम 5 × 18 करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। x1 × y1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर सबका एक ही आंसर आता है तो वो जो है x एंड y क्या है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 × 18 कितना होता है, 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 1 5 + 4 90, राइट। 9 × 10 90 आ गया, 15 × 6 90 आ गया, 3 × 30 90, 45 × 2 90 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो इन सब का क्या है, सेम रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5/18 = 9/10 = 15/6 = 3/30 = 45/2 कितना आया, 90 आया, ठीक है। सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आप रीज़न देना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, एज प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इन ईच केस इज सेम। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको रीज़न देना चाहते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 3। बच्चों पार्ट 3 में भी हमने सेम बताना है, तो हम करेंगे 9 × 4 कितना आया, 36, 3 × 12 36, 6 × 9 54 एंड 36 × 1 कितना आ गया, 36, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या एक टर्म जो है हमारी 54 आई है, तो इसका मतलब 9/4 = 3/12 = 36/1 नॉट इक्वल टू 6/9, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो x एंड y आर नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ पर अगर बताना चाहते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इन ईच केस इज नॉट सेम, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने जो क्वेश्चन 1 के जो 3 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। बच्चों क्वेश्चन 2 करेंगे, इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन द टेबल गिवन बिलो। अब बच्चों यहाँ पर टेबल बना है, देखो x यहाँ पर है 8 है, y1 की वैल्यू हमने निकालनी है, और यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 4 दी हुई है, यहाँ पर हमारे पास दोनों की टर्म दी हुई है। बच्चों जब भी हमने इस तरह से कोई फाइंड आउट करना होता है ना, तो उसमें से x और y एक ऐसी टर्म होगी जिसमें हमें दोनों वैल्यू दी होंगी, ठीक है ना। तो हम उसको लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, 8 और y1 है, ठीक है। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। अब हमारे पास क्या है, 16 और 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी है, तो इक्वल टू 16 × 5 इसको ले लेंगे, ठीक है। अब हमने y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में चली जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, तो 2 5 कितना होता है, 10। y1 की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब बच्चों देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 80 आ रहा है, तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आएगा, ठीक है ना। अगर इनका सभी का मल्टीप्लाई करके 80 आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट 2 को निकालते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है, x1 × 4 = 16 × 5, यही लेके चलो, इसी को हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या x1 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 × 5, 4 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कितना है, 4 4 16, x1 = कितना आ जाएगा, 4 5 20, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 20 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है बच्चों, हमने x2 को फाइंड आउट करना है, मतलब कि x2 × 2
इक्वल टू 16 इंटू 5। x2 की वैल्यू निकालनी है। अब 16 इंटू 5 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 8 5 ज़ा कितना आया 40। x2 की वैल्यू क्या आ गई 40, तो इसकी वैल्यू 40 आ गई। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 80। तो अभी तक सबका हमारा मल्टीप्लाई करने पर 80 आ रहा है, ठीक है। अब फोर्थ हमने क्या निकालना है 80 इंटू y2 की वैल्यू निकालनी। ऊपर नहीं लिखना क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है, नीचे लिखते हैं इक्वल टू 16 इंटू 5, ठीक है। y2 लिखा है यहाँ पर 16 इंटू 5 अपॉन 80 आ गए यहाँ पर। अब बच्चों ये किस में कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर रह गया यहाँ पर 3, 30 बन गया, 5 6 ज़ा 13 और 16 से 16 कट गया तो यहाँ पर आ गया 1। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, y2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ गया। इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ़ 35 men कैन रीप अ फील्ड इन 8 days, ठीक है, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 men कैन रीप द सेम फील्ड। अब स्टूडेंट्स अगर कोई 35 men हैं वो एक खेत के मतलब कि काटते हैं 8 दिन में, 35 आदमी या 35 men एक फील्ड को काटते हैं 8 days में, तो इन हाउ मैनी डेज 20 men रीप। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या 20 men, अब यहाँ पर क्या है हमारा जो है यहाँ पर 35 men था, यहाँ पर 20 men हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया डिक्रीज हो गया, मैन हमारे डिक्रीज हो गए। बट हम यहाँ पर ये 35 मैन 8 डेज में करते थे, मैन तो डिक्रीज हो गए पर डेज हमारे क्या होंगे, अब मैन कम हो गए तो ऑब्वियसली डेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू क्या है डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह इसको समझते हैं। यहाँ पर दोबारा से मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। पहले बच्चों यहाँ पर आप देखो कैसे आपने मानना कैसे लेट कैसे करना है। अब यहाँ पर लिखा इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men रीप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन हाउ मेनी डेज के लेट 20 men कैन रीप द सेम फील्ड इन x डेज, ठीक है ना। क्वेश्चन में से देख लो कोई दिक्कत नहीं है। लेट 20 men can reap the same field, क्या लिख देंगे इन x days। ये मैंने क्वेश्चन से ही आपको बता दिया, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं। पहले टेबल बनाओगे ना तो आपको सारा समझ आ जाएगा। टेबल आपने उसकी हेल्प से बनाना है, स्केल की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ मैन, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, ठीक है। और नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया था 35 मैन 8 डेज, 35 मैन 8 डेज, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 20 मैन दिया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको x मान लिया। अब बच्चों आपको ये भी पता चला जाए, कैसे पता चल जाएगा कि ये इन्वर्स वाला केस है या डायरेक्ट वाला केस है। अब डायरेक्ट वाले केस में क्या था, अगर हमारी एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी टर्म भी इंक्रीज होगी। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक टर्म डिक्रीज हो रही है तो दूसरी टर्म इंक्रीज होगी, अगर एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी टर्म डिक्रीज होगी। अब इसको समझो। अब यहाँ पर क्या है मैन है, यहाँ पर यहाँ से चलते ये मैन है, ये हमारे यहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहे हैं, तो मैन क्या हो रहे हैं यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जो नंबर ऑफ, अब 35 मैन 8 डेज में करते थे, अब 20 मैन क्या करेंगे, हमारे जो है डेज इंक्रीज होंगे, डेज क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आप ये देखो मैन यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, डेज यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट बच्चों, ठीक है। अब हमने कर देना है
35 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को हमने x से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर लिख दिया। अब जो x की जो टर्म है हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है 20 है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में होगा। तो 35 × 8 अपॉन 20 अब किस पे चला जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 डेज आ गई। राइट बच्चे, तो यहाँ आप लिखेंगे सो 20 men कैन रीप द सेम फील्ड इन 14 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन 3 समझ आ गया है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन 3 समझ आ गया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मैं समझा पा रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझा रहा है तो मैं आपको अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बच्चों क्वेश्चन 4 को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है 12 men can dig a pond in 8 days. How many men can dig it in 6 days? अब ये तो सेम क्वेश्चन ही है ये वाला। तो अब देखो 12 men, ठीक है, 8 डेज़ में एक पॉन्ड को डिग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डेज़ कम हो गए तो हमें क्या होगा, ज़्यादा अगर फिर क्या है, ज़्यादा मैन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, ये केस एक इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले हमने क्या करना है, लेट x men कैन डिग पॉन्ड इन 6 days, ठीक है। लेट x men कैन डिग पॉन्ड्स इन 6 days। ये मैंने इसको हमने लेट कर लिया, मैन को हमने लेट कर लिया। अब हम बॉक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, या नंबर ऑफ मैन लिख दो या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज। राइट बच्चे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मैन कितने थे, 12, और उन्होंने कितने डेज में डिग किया, 8 डेज़ में। और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मैन निकालने हैं और जो कि 6 डेज़ में इंक्रीज़ कर दे। अब बच्चों यहाँ पर देखो इन्वर्स केस का, उसको फिर दोबारा से समझो, क्योंकि ये चीज़ समझने आपको समझानी बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर क्या है, 12 मैन थे, उन्होंने 8 डेज़ में क्या किया, काम किया, ठीक है, डिग किया पॉन्ड को। अब यहाँ पर क्या है, डेज़ हमारे डिक्रीज़ हो गए, डेज़ क्या हुए, डिक्रीज़ हो गए। बच्चों ये ना मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेज़ हमारे यहाँ पर डिक्रीज़ हुए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, मैन इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। अगर हमें कोई काम कम दिनों में ख़त्म करना है तो उसके लिए ज़्यादा मैन की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पर ये क्या केस हो गया, दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन, दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। बच्चों ये आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ समझ आनी ज़रूरी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको समझ आनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 × 8 इक्वल टू 6 × x। अब हम x की वैल्यू निकालनी है तो 12 × 8 अपॉन 6 आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 2 8 ज़ा 16 डेज़। तो यहाँ पर आपने लिखना है सो 16 men कैन डिग पॉन्ड्स इन 6 days। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक ही सॉल्व करेंगे। बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको आए फिर भी मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12B के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।